आज हमारे खास मेहमान हैं शैलेश महान, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के सीईओ। शैलेश, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया ET9 स्वदेश पे बात करने के लिए। आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे समय पर भी बात हो रही है कि हालांकि शैलेश जी जो हैं वो CIO हैं, लेकिन दिल से वो अभी भी एक देश के सबसे प्रतिष्ठित फार्मा एनालिस्ट भी हैं, और फार्मा 5-6 साल के बाद इन्वेस्टर रेडार पे वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं पहला सवाल आपसे इस स्पेस पे करूंगा। 2 क्वार्टर्स से हमने जो कमेंट्री देखी दिग्गज कंपनीज की, US के प्राइसिंग प्रेशर को लेके, लॉन्चेस को लेके, इवन US FDA की जो कड़ी नज़र है वो थोड़ी सी नरम होती हुई नज़र आ रही है। आपको लगता है इस स्पेस का वर्स्ट हो चुका है यहाँ से शैलेश? ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है। इसके पिछले 1-2 साल से अर्निंग्स काफ़ी वीक थे, बट अभी यहाँ से डेफिनेट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप देखेंगे खाली US में रिकवरी नहीं है, इवन इंडिया में भी देयर इज़ अ रिकवरी वॉल्यूम में। और दूसरा क्या है कि इनके रॉ मेटेरियल प्राइसेस हैव कम ऑफ फॉर बहुत सारे कंपनीज, तो रॉ मेटेरियल प्राइसेस भी करेक्ट होने के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी पॉजिटिव सा इफेक्ट हो सकता है इन द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। अब नियर टर्म में तो ये एडवांटेजेस है, जैसा US रिकवरी है, डोमेस्टिक में कॉस्ट प्रेशर्स थोड़े ईज ऑफ हो रहे रॉ मेटेरियल के लिए, बट मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस सेक्टर के लिए। आप जानते हैं कि जो कंट्री का पॉपुलेशन कंस्ट्रक्ट है और डिसीज कंस्ट्रक्ट है, जैसा आप देखेंगे इंडिया में 50+ एज ग्रुप वाले 30 करोड़ लोग हैं इंडिया में, विच बाई इटसेल्फ इज़ अ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर फार्मा कंपनीज टू सर्विस देम, डिलीवर उनके लिए सॉल्यूशंस। एंड जो बिजनेसेस के पास वो राइट सॉल्यूशंस है, क्रॉनिक, कार्डियक, डायबिटीज़, थायराइड और ये सब कैटेगरीज के लिए, उनके लिए बहुत लंबा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। एंड आप इस तरह देखेंगे, अगर 30 करोड़ लोग जो 50 साल के ऊपर है इंडिया में, अगर आप कोई भी कंट्री जिसको आप ओल्ड कंट्री बोलते हैं जैसा जर्मनी या कोई भी कंट्री, जर्मनी में 3.7 करोड़ पीपल आर ओवर द एज ऑफ 50। सो एज इनकम लेवल्स राइज हियर, the need for solutions for seniors in India is going to be huge, and बहुत सारे businesses के पास right brands है to capitalize on. On manufacturing side, actual real manufacturing और make in India पहले फार्मा सेक्टर से स्टार्ट हुआ है। अगर आप जानते हैं कि फार्मा सेक्टर उसके प्रोडक्ट्स 100 से ज़्यादा कंट्रीज में बेचता है अभी, और बहुत सारे कंट्रीज में तो लार्ज वॉल्यूम शेयर्स हैं। US में ओरल प्रोडक्ट्स में इंडिया का 30-40% वॉल्यूम है इन जेनरिक साइड ऑफ इट। सो बहुत सारे जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू सप्लाई टू द वर्ल्ड। सो आई थिंक बोथ कैटेगरीज में इंडिया के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड अभी वो एंटर कर रहा है इन अ गुड अर्निंग ग्रोथ फेज, बिकॉज रॉ मेटेरियल कॉस्ट भी कट हुए हैं। एंड इस अर्निंग ग्रोथ फेज में वैल्यूएशंस इसके मे बी 30-40-50% चीपर है कंपेयर टू कंज्यूमर कंपनीज और कंपेयर टू सिमिलर कंपनीज विद दिस लार्ज अपॉर्चुनिटी एंड दिस गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो आई थिंक द सेक्टर इज, जैसा आप बता रहे हैं, सेक्टर इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड फॉर द मीडियम टर्म। शैलेश, बाजार के ऊपर भी एक व्यू, क्योंकि अभी मैंने एक सिटी की रिपोर्ट पढ़ी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी रीजन से चाइना बहुत सस्ता हो गया है, इंडिया थोड़ा चला है बीच में, अगर किसी रीजन की वजह से FIs शिफ्ट करने लगे पोजीशन की रिलेटिव में, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है बाय ऑन डिप, क्योंकि एक व्यू ये बन रहा है कि जी हाँ, हमने देखा कल DIs ने काफ़ी बड़ी बाइंग की, FIs की सेलिंग के सामने, और DIs के पास फ्लश विद लिक्विडिटी है, लेकिन वैल्यूशन क्या कहीं कहीं पे आपको फ्रॉथी लगने लगे हैं थोड़ा बहुत? उतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहा जो 6 महीने पहले था? क्लियरली आप जो बता रहे हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे, जैसा कंपनीज जिसमें 5-6 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, वहाँ पे वैल्यूएशंस फ्रॉथी हो गए हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनीज एक महीने में 40%, 50% मूव कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना बिजनेस के वैल्यू चेंज होते हैं, तो इट इज़ मोर यूफोरिया इन ऑल दीज प्लेसेस। और अगर आप देखेंगे सेलेक्ट जैसा IPO में फ्रेंजी है, ओवर सब्सक्रिप्शन 30 टाइम 50 टाइम हो रहा है, एंड IPO कंपनीज जो वैसे ही महंगे आ रहे हैं वो और महंगे लिस्ट हो रहे हैं। सो ये एरियाज में डेफिनेटली फ्रॉथ है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यूएशंस का फ्रॉथ है। सी द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे अरसे तक अच्छा कर सकते हैं, बट अगर आप अपफ्रंटिंग इतना कर दें, जहाँ पे बिजनेसेस हैव, कंपनीज मार्केट कैप्स हैव गॉन अप 8 टाइम 10 टाइम्स इन लास्ट 2-3 ईयर्स, आई थिंक यहाँ पे फ्रॉड डेफिनेट बिल्ड हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, स्पेस और रूम फॉर एरर अभी बिल्कुल नहीं है। सो ऐसे सेट ऑफ बिजनेसेस में जहाँ फ्रॉड हो रहा है,
वहाँ पे बिल्कुल भी देयर इज नो स्कोप फॉर एरर, बिकॉज अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करे या कोई इंटरनेशनल इवेंट हुए या जस्ट रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल हुए, तो ये सब एक्सपेंसिवली वैल्यूड बिजनेसेस जो फ्रॉती है, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो सब में रिस्क डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। हमें लगता है लार्ज कैप एज अ स्पेस फिर भी रिलेटिवली risk reward wise much better positioned है than other categories in the market, and within that also large banks, power sector, pharma sector, ये सब में valuations are sensible। दूसरे सब areas में valuations are not cheap, and वहाँ पे इसलिए कोई space नहीं है कोई गलती करने के लिए, कोई error करने के लिए। तो ये focus पूरा ये टाइम पे risk management पे आ जाना चाहिए effectively, especially in frothier segments of the market। शैलेश, ये डिफेंस और रेलवेज क्या इसमें भी फ्रॉथ है? क्योंकि ये तो पूरा अपना डीएनए ही चेंज कर रहे हैं। ये एक्सपोर्टर से अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। और दूसरा, ये रेलवे काउंटर्स पे आपको फ्रॉथ दिखती है या फिर ये अभी भी ठीक है? या अब देखेंगे पूरा इंजीनियरिंग स्पेस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डिफेंस और रेलवेज में, और दूसरे सब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सब जगह पे काम हो रहा है। बट आप देखेंगे रेलवेज में इतने साल से पहले स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा ही था, बट अभी जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये सब में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे सेलेक्ट पॉकेट, जैसा डिफेंस में एनी कंपनी रिमोटली ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिफेंस हैज गॉन अप सब्सटैंशियली। सो जहां पे आपको, एंड डिफेंस के जनरल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई 3 महीने 6 महीने 12 महीने में कुछ नहीं होता वहां पे। एनीथिंग दैट हैपेंस देयर टेक्स 3 years 5 years 10 years टू डिलीवर, बिकॉज वैसे ही प्रोजेक्ट रहते हैं, वैसे ही स्केल रहता है, एंड लॉन्ग साइकिल होते हैं। फॉर लॉन्ग साइकिल बिजनेसेस बहुत ज्यादा मल्टीपल देना आपको, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड ऑल दैट हैपेंस विद अ लैग, राइट, उसमें रिस्क डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है। ये सेक्टर का टोटल मार्केट कैप छोटा होने के कारण आप, एंड जैसा आप बता रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इसमें अभी यूफोरिया बिल्ड हो रहा है। सो आई थिंक आपको एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर बाइंग टूडे, एंड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपका रिटर्न क्या है उससे, रादर देन वेयर मोमेंटम इज। तो ये एरिया में मोमेंटम है, एंड इट इज बेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू सिट बैक एंड वेट फॉर सेंसिबल प्राइजेस इन दिस सेक्टर। तो इसमें सर्टनली सेलेक्ट पॉकेट्स में डेफिनेटली यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, एंड हेंस देयर इज नो रूम फॉर एरर और मिस्टेक्स टू हैपन हियर। शैलेश, आपने 2 बड़े स्पेसेस की तो बात की, फार्मा एंड पावर, जहां पर अभी यूफोरिया लगता है कंटिन्यूड रहेगा, और कौन सी बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? क्योंकि कैपेक्स रिवाइवल ये एक बड़ी थीम रही है, मैन्युफैक्चरिंग से इसे जोड़ें, इस तरह से कहां पर कौन से स्पेसेस हैं जहां आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? या सो जैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इन्वेस्टमेंट साइकिल का बड़ा मीडियम टर्म इंडिया में सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। ओनली कैटेगरी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ा है बट वैल्यूएशंस आर सर्टनली स्ट्रेच्ड। बट अगर आप उसको हटा के देखें, जैसा बैंकिंग स्पेस है, बैंकिंग स्पेस भी बेनिफिट करेगा ये इन्वेस्टमेंट साइकिल से, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से विच इंडिया इज गोइंग थ्रू। तो वहाँ पे वैल्यूएशन सेंसिबल है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अगर आप ये न्यू एज कंपनीज में देखेंगे, सेलेक्ट बिजनेसेस है जिसमें उनके पास राइट है जीतने के लिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। फार्मा हमने डिस्कस किया है, बहुत सिग्निफिकेंट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है उसमें, और वहाँ पे वैल्यूएशंस भी सेंसिबल है। और जैसा सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, 50+ 60+ बात कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में क्रिएट हो रहा है, जो आज 35-40s में है। दे आर वो कैटेगरी में सिग्निफिकेंट स्केल होने का पोटेंशियल है। सो ये बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स और रिटायरमेंट का, ये बहुत बड़े मीनिंगफुल मटेरियल ट्रेंड्स है विच आर देयर। खाली हमें इन्वेस्ट करते समय ये भी देखना है कि हम किधर ओवर पे नहीं कर दे रहे हैं, कहाँ पर हम बहुत डिस्प्रपोर्शनेट पे नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे हर एक चीज का एक रीजनेबल फेयर वैल्यू होता है, जैसा गोल्ड का भी एक प्राइस होता है, राइट। अगर आप गोल्ड के लिए भी ओवर पे करोगे तो आपको नुकसान होगा। सो इन्वेस्टिंग में, बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ये सब 4-5 सेक्टर में बहुत सिग्निफिकेंट है, पूरा एनर्जी ट्रांसिशन में बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पर आप ओवर पे नहीं कर रहे। हमारे हिसाब से आप रीजनेबल प्राइस में आज आपको बैंक्स मिल रहे हैं, आपको पावर यूटिलिटीज मिल रहे हैं, आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर मिल रहा है, एंड सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन अनफेवर्ड अनलव सेक्टर्स में मिल रहा है। ये स्पेसेस में आपको सेंसिबल रिस्क रिवॉर्ड है। उसके बाद जो दूसरे स्पेसेस है वहां पे ग्रोथ भी है, लेकिन वहां मल्टीपल्स फेयरली एक्सपेंसिव है। सो वहां पे अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो चैलेंजेस आ सकते हैं। राइट।
एक और ऐसी जगह है जो काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल लोज पे दिखाई दे रही है और कोई बॉटम नज़र नहीं आ रहा है, वो है फार्मा, ये स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स। पहले हमने देखा शारदा क्रॉपरम ने एक्सपोर्ट गाइडेंस काटी, फिर एफएमएस ने काटी, बासफ ने काटी, एसआरएफ ने काटी और कल यूपीएल ने भी अपनी फुल ईयर गाइडेंस काट दी, ये कहते हुए कि एक दो क्वार्टर और ख़राब दिख सकते हैं। ये भी मेक इन इंडिया चाइना +1 का एक बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव था शैलेश। आपको यहाँ पे कुछ नेक्स्ट 6 महीने में आप क्या इसमें हंट करेंगे इस एरिया में वैल्यू के लिए? क्योंकि ये तो यूफोरिया तो मीलों दूर है यहाँ से, 6 साल पहले हुआ करता था यूफोरिया यहाँ। जी बिल्कुल। ये पॉकेट में अभी बिकॉज करेक्शंस हो रहे हैं, वैल्यू एमर्ज होना स्टार्ट हो रही है, बट अगर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूएशंस इन कमोडिटी केमिकल कंपनीज बहुत हाई हो गए थे। सो वन ऑफ इन्वेंट्री गेन्स या वन ऑफ डिसरप्शंस के जो प्रॉफिट्स थे उनको हम बाजार में बहुत ज़्यादा मल्टीपल दे रहे थे। अगर आप इनको नॉर्मल अर्निंग्स और नॉर्मल मल्टीपल्स पे देखेंगे, स्पेशली प्योर कमोडिटी केमिकल कंपनीज, इनमें अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं है। इनको अगले मे बी 2-3 क्वार्टर में जहाँ पे इनका राइट प्रॉफिटेबिलिटी आएगा वहाँ पे आप एसेस कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में जहाँ पे मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द बिजनेस उनको डेडिकेटेड कस्टमर सप्लाई से आता है, क्रैम्प से आता है, या वहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत सिग्निफिकेंट है, कमोडिटी प्राइस पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, वो स्पेस में अभी वैल्यू करेक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो वहाँ पर आई थिंक अगले 6 महीने में आपको अपॉर्चुनिटी आएगा, जहाँ पे स्केल का भी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ट्रू चाइना +1 है। देखिए कमोडिटीज में आप चाइना +1 नहीं कर सकते। आपको जहाँ पे कस्टमर का स्टिकीनेस है, जहाँ पे डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं और आप आईपी में फाइट कर रहे हैं, वहां पर आप रियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और वो स्पेशलिटी केमिकल्स में स्पेसिफिक एरियाज में है। बट उधर भी अभी वैल्यूएशंस अगले 2-3 क्वार्टर के बाद 2-3 क्वार्टर तो एटलीस्ट लगेंगे उनके वैल्यूएशंस ठीक होने के लिए। शैलेश, आपने बताया पावर आपको ठीक लगता है, यूटिलिटीज, तो इसमें पूरी वैल्यू चेन है। कुछ लोगों को रिन्यूएबल्स पसंद है, 2 ही 3 कंपनीज है रिन्यूएबल्स में, लेकिन लेगेसी पावर कंपनी 10 साल डेकेडल हाई से पहुंच गई हैं। कुछ उसको पावर ट्रांसमिशन से खेलते हैं और कुछ इंजीनियरिंग मोटर कंपनीज वगैरह वगैरह। आप पावर वैल्यू चेन में सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव कहाँ देखते हैं? जी, पावर में या एनर्जी पूरे स्पेस में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। ये पॉसिबली एक मेगा बड़ी थीम है विच इज अगले 5-10 साल में प्ले आउट होगी, एंड उसके लिए एवरीथिंग इज देयर। कोई भी थीम प्ले आउट होने के लिए उसके इकोनॉमिक्स राइट होने पड़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स ये सेक्टर के लिए, इन सोलर साइड इन्वेस्टमेंट्स के लिए राइट हो गए हैं, एंड वो स्पेस हमें काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगता है। सो ये स्पेस में अगर आप देखेंगे, एक तो यूटिलिटीज़ है, पावर यूटिलिटीज़ है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पावर कंपनीज है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए कैपेसिटीज़, और वहाँ पे पहले जिनके पास ग्रोथ नहीं था बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल चेंज, उसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गया है। तो लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस, अगर इंडिया को 15% रिन्यूएबल पावर से आज जो एनर्जी आती है वो 50% करना है अगले 10 साल में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा। एंड ये सबको कैपिटलाइज करने के लिए 3, 4, 5, 6 अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस है, अच्छे क्वालिटी यूटिलिटी कंपनीज है जो इन्वेस्ट करके डिलीवर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन लार्ज स्केल, एंड वो एरिया बहुत प्रॉमिसिंग है और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी सेंसिबल है। दूसरे एरियाज में अगर आप देखेंगे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे दैट प्रॉमिस ट्रांसमिशन में तो एग्जीक्यूट भी बहुत हुआ है, बट डिस्ट्रीब्यूशन साइड बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और वो एग्जीक्यूट होना बाकी है। वेदर इट इज प्रॉपर मीटरिंग, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जिसमें उन्होंने सालों से अंडर इन्वेस्टेड है वो एरियाज, और इवन मोर ऑन ट्रांसमिशन भी। तो इतना सब आप सोलार और इतना सब विंड लगाएंगे आप, तो उनके लिए जो ट्रांसमिशन एंड बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड रहेगा ग्रिड्स के लिए, वो सब में भी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर थोड़े वैल्यूएशंस हैव रन अप, बट आई थिंक अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो वहाँ पे भी सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत पावर कंपनीज में है जो इन्वेस्ट करेंगे ये स्पेस में, और दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि ट्रांसमिशन कंपनीज है, वुड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू सेट अप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पावर के पूरे वैल्यू चेन में मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी है, बट मोस्ट अट्रैक्टिव विद इन दैट इज दिस पावर कंपनीज और यूटिलिटीज कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग एंड नाउ हैव ग्रोथ, उनको वापस मिल रहा है इतने सालों बाद। ओके, ऑलराइट। शैलेश, एफएमसीजी के जो नंबर्स आए कंपनीज के, उसमें अब भी एक रूरल एरिया से इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ भी कहीं ना कहीं म्यूटेड रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ी सी म्यूटेड बड़ी कंपनीज की रही है। ये अभी और कितने क्वार्टर्स का एक चैलेंज दिखता है?
सी पहली बार ये क्वार्टर में मैनेजमेंट की कमेंट्री इंडिकेट कर रही है कि रूरल में थोड़ी रिकवरी स्टार्ट हुई है, स्टेबलाइज हो रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं है, जो मैसिव सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ या सपोर्ट आता है वो नहीं है, और ये पिछले 18 महीने से वीक चल रहा है। तो इन ऑल पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज ये कोविड का जो इम्पैक्ट है बहुत डिफरेंट था डिफरेंट इनकम लेवल्स में इंडिया में। रूरल में अलग था, इनकम फ्लोज वेर वेरी डिफरेंट, अर्बन साइड में भी अर्बन पुअर को इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था, सर्विसेज में कम था, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा था। सो इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, सेविंग लॉस बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है, इसके कारण ये डिस्टॉर्शन है। अभी हमें लगता है कि यहाँ से लो बेस हो चुका है रूरल ग्रोथ के लिए, एंड रूरल ग्रोथ की इंप्रूवमेंट की बहुत सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है, एंड ये सपोर्ट करेगा स्टेपल कंपनीज को, बिकॉज उनका लॉन्ग टर्म, दीज आर द कंपनीज जिसमें सब में ज्यादा पेनिट्रेशन है या रीच है, एंड उनको सब में ज्यादा अपलिफ्ट आएगा ये रूरल रिकवरी से। हमें लगता है अगले 3 से 4 क्वार्टर में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज उसका बेस ही बहुत खराब है इतने सालों, 1.5-2 साल से। शैलेश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे टेक्नोलॉजी शेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी दी ही नहीं है नेक्स्ट हाफ के लिए। दूसरी तरफ गार्टनर आके बोल रहा है, जो कि एक बड़ी आईटी कंसल्टिंग कंपनी है, कि ये जो आईटी स्पेंड्स काटने का जो डर है ये थोड़ा ओवरस्टेटेड है। इनफैक्ट Q2 जीडीपी भी यूएस का काफ़ी मजबूत आया। तो आप किस तरफ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हैं? आपको लगता है कि वाकई दिक्कत आ जाएगी, बिजनेस मॉडल शेकिन हो जाएंगे, चाहे वो एआई की वजह से या लो ग्रोथ की वजह से यूएस में, या भी लगता है कि ये करेक्टिव फेज हो गया है, अब यहाँ पे सेलेक्टिवली बाइंग शुरू करनी चाहिए, आईटी उतनी ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ से चीज़ें इंप्रूव ही होंगी? ये सेक्टर का ग्रोथ 13-14% तक पहुंच गया था जस्ट पोस्ट कोविड में या वो पीरियड में, बिकॉज डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, एंड बहुत सारे लार्ज कंपनीज अंडर इन्वेस्टेड थे। वो 12-13% ग्रोथ से अभी ग्रोथ रेट्स आ गए हैं 2-3-4% फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। हमें लगता है ये बॉटम होगा, बिकॉज नॉर्मल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप आएंगे तो ये बिजनेसेस आराम से 6 से 8%, 8-9% काइंड ऑफ ग्रोथ दे सकते हैं। वैल्यूएशंस इन दिस स्पेस अगर आप देखेंगे हैव आल्सो करेक्टेड सिग्निफिकेंटली। अगर आप देखेंगे दूसरे पार्ट ऑफ द मार्केट इज अप 20%, दिस पार्ट ऑफ द मार्केट इज डाउन 20-30%, स्पेशली लार्ज कैप में। सो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस इस स्पेस का काफी अच्छा हो गया है, बट अगले 1-2 क्वार्टर स्टिल ग्रोथ रेट्स मॉडरेट रह सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स कैन कम बैक टू मे बी 6% to 8-9% फॉर लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज, एंड उस हिसाब से आप वैल्यू करेंगे तो 15-20 मल्टीपल में दिस बिजनेसेस आर सेंसिबली प्राइस्ड। इन बिजनेसेस का कैश जनरेशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ है नेगेटिवली, इनफैक्ट कैश जनरेशन कंटिन्यूज टू बी एज गुड एज बिफोर, एंड खाली ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सर्टनली नियर टर्म के लिए थोड़े कम ऑफ हुए हैं, एंड उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस भी सेंसिबल होने लगे हैं। तो मे बी इसमें एक अपॉर्चुनिटी एमर्ज होगा इन अ क्वार्टर और 2 जहां पे कॉन्फिडेंस आएगा फॉर मैनेजमेंट्स टू कम आउट एंड टॉक, बिकॉज यूएस में सब कॉर्पोरेट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी अ स्लो डाउन, देयर विल बी अ चैलेंज। तो ये प्रीएम्प्टिव कट्स है। अगर दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यूएस में अगर नहीं आता है तो आपको ये बिजनेसेस में रिवाइवल शायद अगले 2-3 क्वार्टर में दिखने लगे, बट एट द मोमेंट उनके नियर टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लो होने के कारण ये प्राइसेस है, एंड ये प्राइसेस में लॉट ऑफ दीज रिस्क आर ऑलरेडी गेटिंग फैक्टर्ड। सो अगर मीडियम टर्म व्यू है दिस सेक्टर की अट्रैक्टिवनेस हैज स्टार्टेड टू गेट मच बेटर नाउ। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। रियली अप्रिशिएट स्वदेश पे आपका समय जो आपने दिया, हमें बहुत सारी ढेरों बातें बताई हैं। मैं आपको जिस बता दूं शैलेश जी की बातचीत से, थैंक यू सो जो मच। खास बात मुझे अच्छी लगी उनकी, वो ये लगी कि इस बाजार के फेज में आपका फोकस आपके रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए, ना कि रिटर्न बढ़ाने पे। कौन से एरियाज है जहां पे उनको वैल्यू नजर आती है, बाकी रिलेटिव एरियाज में मैं फ्रॉड की तरफ नहीं जाऊंगा। एक तो पावर वैल्यू चेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां देखिए। फार्मा में चीजें बेहतर हो रही है, वहां पे आप देखिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी कहा अर्ली डेज है, लेकिन नेगेटिव्स पूरे प्राइस्ड इन हो चुके हैं। और वही हाल स्पेशलिटी केमिकल के लिए कहा, पूरे एग्रोटेक और पूरे केमिकल के रेंज में कमोडिटीज को अवॉइड करिए और स्पेशलिटी केमिकल की तरफ अपॉर्चुनिटीज देखिए। बहुत ही शानदार और मीनिंगफुल डिस्कशन था।